नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चौथे चैप्टर कार्यपालिका को, जिसे कि इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कार्यपालिका भली भांति आप लोग जानते होंगे कि आधुनिक सरकारों के 3 अंग होते हैं। अभी जितनी भी देशों में लोकतांत्रिक सरकार है, उन सरकारों के काम 3 भागों में बांटे हुए हैं। पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। संक्षेप में मैं व्याख्या कर दूं, वैसे 9-10 में सभी लोग इसे पढ़े ही हैं। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानून की अर्थात संविधान की रक्षा करना। यह देखना कि कार्यपालिका और विधायिका संविधान से अलग जा कर के, संविधान से हट कर के तो कोई कानून नहीं बना रहा है। तो इस प्रकार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आधुनिक सरकार के कार्यों का बंटवारा है। लेकिन आज हम लोग मुख्य रूप से कार्यपालिका की चर्चा करेंगे और अभी की जो चर्चा होगी वो 9-10 की चर्चा से कुछ अलग होगी, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत ही संक्षेप में 9-10 में पढ़ते हैं कार्यपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में और न्यायपालिका के बारे में। लेकिन 11 क्लास का स्टैंडर्ड कुछ अलग है और ये बेसिक है, इसलिए दूसरे कक्षा के विद्यार्थी भी अगर चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। 11 के राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय संविधान दोनों ही पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं। चलिए संक्षेप में हम चर्चा कर लें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संसदीय और अध्यात्मक प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर। लोकतंत्र है अभी दुनिया में, लेकिन 2 तरह के हैं वहाँ पर व्यवस्था। कहीं पर संसदीय व्यवस्था है, कहीं अध्यात्मक व्यवस्था है। आप लोग देखते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री स्ट्रांग होते हैं, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो ये का अंतर जो है वो संसदीय और अध्यात्मक प्रणाली, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कारण है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, उनकी कितनी शक्ति है, कहाँ पर वो दुर्बल हैं और कहाँ पर वो मजबूत हैं, इस चीज़ के बारे में भी देखेंगे। फिर देखेंगे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं और उनकी क्या स्थिति है। फिर यह भी देखेंगे हम लोग कि डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में जो है कार्यपालिका कौन है। केवल मंत्री और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से काम नहीं चलता है। जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं वही प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण करते हैं। हम उनके महत्व और कार्य को देखेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कार्यपालिका क्या है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। तो हम लोग सरल भाषा में लोग जानते हैं कि कानून लागू करने वाली जो बॉडी है, कानून लागू करने वाला जो अंग है सरकार का, वो कार्यपालिका है। विधायिका और न्यायपालिका तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर इसे हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो इस तरह करेंगे कि सरकार का वह अंग जो नियम कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है। इसमें 2 भाग है, नियम कायदों को लागू करना और प्रशासन का काम करना। अब संसद में कोई कानून बनता है, लेकिन वो फिर उसकी चिट्ठी निकलती है जिसमें विभाग के सचिव, विभाग के मंत्री हस्ताक्षर करते हैं, तो ये होता है लागू करना। फिर प्रशासन जो जिला में डीसी हैं, डीएम हैं, ब्लॉक में बीडीओ वगैरह हैं, ये सब की सहायता से प्रशासन का काम चलता है। तो इन सारे कार्यों को, नियम को लागू करना और उसे फिर पालन करवाना, ये सब है कार्यपालिका का काम। अब कार्यपालिका में कौन कौन है, अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका में भारत के कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से लोग हैं, तो हमारी कार्यपालिका के सबसे शीर्ष पर, सबसे ऊपर में बैठे हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिमंडल और फिर सिविल सेवा के सदस्य। तो राष्ट्रपति जो हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो सबसे हेड हैं हमारे कार्यपालिका के। फिर प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं के सहयोग से राष्ट्रपति काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सहयोग लेते हैं। लेकिन धरातल पर कोई भी कानून उतरता है सिविल सेवा के अधिकारियों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा। हमारे देश में जैसे राष्ट्रपति हैं, वैसे ही अलग अलग देशों में उनका नाम अलग अलग है। कहीं प्रेसिडेंट कहलाता है ये लोग और कहीं पर ये चांसलर कहलाते हैं। तो राष्ट्रपति, चांसलर या प्रेसिडेंट सब एक ही बात है कि ये कार्यपालिका के सबसे शीर्ष पर बैठे हुए अधिकारी हैं। चलिए हम लोग अब कार्यपालिका के प्रकार की चर्चा करते हैं कि दुनिया में कितने प्रकार की कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका का विभाजन हम लोग एक आधार पर करते हैं। वो आधार है कि नेतृत्व कितने लोग संभाल रहे हैं। अगर सामूहिक नेतृत्व के द्वारा कार्यपालिका गाइडेड हो रही है तो सामूहिक नेतृत्व वाला कहलाता है। जब एक व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व होता है तो फिर वो अलग प्रणाली है। सामूहिक नेतृत्व वाला जो प्रणाली है, इसमें फिर 2 प्रकार के हैं, संसदीय प्रणाली और अर्ध अध्यात्मक प्रणाली। फिर एक व्यक्ति वाला जो नेतृत्व है उसमें एक ही प्रकार है, वो है अध्यात्मक प्रणाली। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं
कि संसदीय प्रणाली क्या है। संसदीय प्रणाली जहाँ पर संसद जो होता है वो कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। जैसे कि हमारे भारत में संसद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कंट्रोल करता है, वो मंत्रिमंडल को कंट्रोल करता है। संसद में अगर बहुमत खो दिया कार्यपालिका, अगर प्रधानमंत्री संसद का बहुमत उसे नहीं रहा तो वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति का चयन सीधा वहाँ की जनता करती है। जैसे अमेरिका में होता है, अभी अमेरिका में चुनाव होने वाला है, तो चूंकि ये जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं इसलिए ये संसद के प्रति ज़्यादा जवाबदेह नहीं होते हैं और संसद अमेरिकी राष्ट्रपति को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो संसदीय प्रणाली में संसद ही सर्वोच्च होता है, संसद के द्वारा ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुने जाते हैं। संसद में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। फिर संसद में जिन्हें ज़्यादा वोट मिलता है वो राष्ट्रपति भी कहा जाए तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बहुमत दल की पसंद का ही होता है। फिर संसदीय प्रणाली भी दो प्रकार का होता है। एक में जहाँ पर राजा प्रधान होते हैं, अभी भी दुनिया के बहुत सारे देश में नाम मात्र का राजा हैं। जैसे कि आपका सबसे अच्छा उदाहरण है यूके, ब्रिटेन में अभी भी राजा जो है वो नाम मात्र का प्रधान है, हालांकि वहाँ संसद ही सब कुछ करती है, तो वहाँ पर राजा प्रधान है, संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। और भारत जैसे देश में राष्ट्रपति चुने जाते हैं लेकिन वो भी नाम मात्र का नॉमिनल हेड होते हैं। तो यहाँ भी संसदीय प्रणाली है। तो संसदीय प्रणाली के दो प्रकार हैं, एक जहाँ राजा प्रधान होता है, दूसरा जहाँ पर राष्ट्रपति प्रधान होते हैं। सामूहिक नेतृत्व वाला में एक और प्रकार है अर्ध अध्यक्षात्मक, सेमी प्रेसिडेंशियल। ये अमेरिका और भारत दोनों के बीच की स्थिति है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो प्रधान होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है प्रधानमंत्री। कहीं कहीं पर राष्ट्रपति को चांसलर भी कहते हैं। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्रांस और श्रीलंका है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली कैसी है, तब समझ में आ जाएगा कि अर्ध अध्यक्षात्मक सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जहां संसद ही प्रमुख होती है, संसद ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चुनती है और नियंत्रित करती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली का उदाहरण यूएसए है, जहां पर राष्ट्रपति को काफ़ी शक्ति होती है, वहां एक व्यक्ति की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कार्यपालिका के प्रकार को देखा। हम लोग का एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका ने बीच की स्थिति अपनाई है, वह ना तो संसदीय प्रणाली को अपनाया है और ना ही अध्यक्षात्मक प्रणाली को, ना ही पार्लियामेंट्री और ना ही प्रेसिडेंशियल। तो वहाँ की जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली, वहाँ की कार्यपालिका, उसकी क्या क्या विशेषता है चलिए देखते हैं। श्रीलंका ने इस सिस्टम को 1978 के अपने संवैधानिक संशोधन के द्वारा अपनाया, अर्थात 1978 से पहले वहाँ पर यह सिस्टम नहीं था। फिर वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसा कि भारत में नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा से होता है, जबकि श्रीलंका में जनता के द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक दल के भी हो सकते हैं, अलग अलग दल के भी हो सकते हैं। अगर एक दल के होते हैं तो पटरी अच्छी बैठती है, अगर अलग अलग दल के होते हैं तो बीच में बाधा आती है। तो एक या अधिक दल के होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जनता डायरेक्ट चुन लेती है राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति पाबंद है कि वो बहुमत दल के नेता को ही, जिसका संसद में बहुमत होगा, उसी को प्राइम मिनिस्टर चुनेगा, प्रधानमंत्री उसी को चुनेगा। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। हमारे देश में 5 वर्ष होता है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और वहाँ के राष्ट्रपति को भी भारत के राष्ट्रपति की जैसा महाभियोग के द्वारा संसद में 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत ने संसदीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया, संसदीय कार्यप्रणाली को, संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी थी? तो इसका कारण है कि भारत को 1919 और 1935 के जो अधिनियम थे आज़ादी के पहले, उसका खासा अनुभव था। 1909, 1919, 1935 में भी अधिनियम बने थे, लेकिन 1919 और 1935 का अधिनियम जो था वो संसदीय प्रणाली से मेल खाता था, इसलिए भी हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया। फिर है कि इस प्रणाली की विशेषता है कि इसमें कार्यपालिका को, अर्थात प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, मंत्रिपरिषद भी बहुमत दल के सदस्य होते हैं,
तो उन लोग कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे कि संसद में उनका विश्वास चला जाए। राष्ट्रपति भी बहुमत दल के पसंद के द्वारा चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति भी कभी भी जो है वो खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों के। तो इन सारे कारणों से भी हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया। फिर इसमें क्या है कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है नाम मात्र का, और जो देश चलाने का काम होता है, सरकार चलाने का काम करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें एक खतरा नहीं रहता है, वह है कि व्यक्ति पूजा। राष्ट्रपति प्रणाली में व्यक्ति पूजा बहुत ज़्यादा होती है। एक चूँकि राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए उनमें व्यक्ति पूजा की चांसेस ज़्यादा होता है। वैसे हमारे संसदीय प्रणाली में भी व्यक्ति पूजा होती है, बीच बीच हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ बड़े बड़े शक्तिशाली प्रधानमंत्री भी चुनाव हार जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर व्यक्ति पूजा संभव नहीं है उस हद तक जैसा कि राष्ट्रपति प्रणाली में होता है। हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें कि संसद के दोनों सदन के सदस्य होते हैं। केवल राज्यसभा के 12 सदस्य नहीं होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। फिर एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं होते हैं, और विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। बाकी सभी सदस्य होते हैं, विधानसभा वगैरह के होते हैं, अर्थात जो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं वो सभी निर्वाचक मंडल में होते हैं, और उनका अपना अलग अलग वोट का वेटेज होता है। उनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि जब राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली को पढ़ेंगे उस समय। अभी हम लोग तत्काल में यही जान जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है? अगर राष्ट्रपति खुद त्यागपत्र दे दे, उनकी मृत्यु हो जाए, या फिर महाभियोग उस पर लगाया जा सके। तो महाभियोग भी कैसे लगाया जा सकता है? हर स्थिति में महाभियोग इम्पीचमेंट मोशन नहीं ला सकते। इम्पीचमेंट मोशन हम लोग तभी ला सकते हैं जब उसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो, संविधान को वो वायलेट करता हो, तभी। फिर राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए तैयार है। मंत्रिपरिषद जो विधेयक को पास करके दे देगी, संसद जो विधेयक को पास करके दे देगी, उस पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की मजबूरी है। हाँ, एक बार वो पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन जब दूसरे बार फिर से उसको दे दिया जाए कि नहीं लीजिए हम लोगों ने पुनर्विचार कर लिया, या हम लोग इसमें संशोधन नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरे बार राष्ट्रपति इसे मना ही नहीं कर सकते। इस प्रकार राष्ट्रपति के और भी अधिकारों को हम लोग देखेंगे कि उनके क्या अधिकार और कार्य हैं। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या सुझाव हो सकता है और आपको किन विषय पर वीडियो चाहिए ये भी आप बोल सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं इसी चैप्टर के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।